हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हमने सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो देख ली तो इट मींस आपने सारे टॉपिक 95% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसमें उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है, फिर डिजाइन, देन इम्प्लीमेंट करना, देन टेस्ट करना एंड देन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्टेप्स आते हैं। नाउ गोल्स क्या होता है? डिलीवर करना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को विद इन टाइम और बजट। ठीक है, तो ये इसका गोल रहता है। अब एक एक करके सारे के सारे स्टेप्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें क्या होता है? इसमें कलेक्ट करता है वो रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट से कि क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा आता है? उसके अंदर आता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। राइट नाउ टेक्निक्स, टेक्निक्स क्या है? इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, फिजिबल स्टडी, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। राइट, सिस्टम डिजाइन क्या है? सिस्टम डिजाइनिंग में हम डिजाइनिंग करते हैं कि हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो आएगा ट्रांसलेट SRS इनटू ब्लूप्रिंट डिजाइन। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? आर्किटेक्चर डिजाइन, DFDs, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम, डेटाबेस डिजाइन। इन सब डिजाइनिंग के थ्रू हम अपने डिजाइन को क्रिएट करते हैं, जिसके हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। की प्रिंसिपल क्या है? कोहेशन, कपलिंग, मॉड्यूलैरिटी, ये सारे हम आगे कवर करने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में हम कोडिंग करते हैं। जो डिजाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे ना, तो वो कोडिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, डेवलपर राइट कोड, इसमें डेवलपर जो होते हैं वो राइट करते हैं कोड को। लैंग्वेज टूल्स का यूज करते हैं, फॉलोज कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। राइट, टेस्टिंग फेज में क्या आता होता है? हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। लेवल क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग, यानी कि अगर हमें वेरियस मॉड्यूल्स बना रखे हैं तो हर एक यूनिट यानी हर एक मॉड्यूल, सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल को हम टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इन सबको मिला के जो टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। दो मेथड्स हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ इंश्योर्स सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स, कि सॉफ्टवेयर जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, कोई एरर जनरेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है टेस्टिंग का। डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पे, और रिलीज टू यूजर्स। ठीक है, हम रिलीज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पे, ये डिप्लॉयमेंट फेज होता है। मेंटेनेंस फेज, हम जैसे कि यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, उसमें क्या होता है? फिक्स करेंगे बग्स को, अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर को, अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। तो ये सारे का सारा मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या है? करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है SDLC मॉडल्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल्स, टेस्टिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ये मॉडल्स में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से कोई टॉपिक आता है तो मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर देखा ही जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं? वाटरफॉल मॉडल आता है, आइटरेटिव मॉडल आता है, स्पाइरल मॉडल आता है, वी मॉडल आता है, एजाइल मॉडल आता है। तो ये सब क्या है? वाटरफॉल मॉडल में क्या है? ये लीनियर, रिजिड और सिंपल मॉडल है। ठीक है, आइटरेटिव मॉडल में क्या है? आइटरेटिवली, यानी कि हम कुछ स्टेप्स को रिपीटेडली रिपीट कर करके हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे साइकिल्स को, इंप्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हर साइकिल में इंप्रूव करते जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को। स्पाइरल मॉडल क्या है? इसमें भी आइटरेटिव अप्रोच ही अपनाते हैं, लेकिन वो क्या करता है? हर एक राउंड में जितने में वो अपने स्टेप्स करेगा, उसमें क्या करेगा? रिस्क को भी एनालिसिस करेगा। तो स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस फोकस्ड होता है और आइटरेटिव दोनों को मिला के बनता है। वी मॉडल में क्या होता है? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, यानी कि हम अपने जैसे वाटरफॉल मॉडल में हम काम करते थे ना, वैसे इसमें भी करेंगे, लेकिन पैरेलली हम टेस्टिंग भी करते रहते हैं। एजाइल मॉडल क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ये इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, कस्टमर फीडबैक ड्रिवन, यानी कि कस्टमर साथ साथ में अपना फीडबैक देता रहता है हर फेज पे। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है। अब डिटेल में देखते हैं। वाटरफॉल मॉडल क्या है? इस तरह से होता है, जैसे वाटरफॉल करता है ना, उस तरह से इसके फेजेस है। पहले रिक्वायरमेंट फेज, फिर डिजाइन फेज, फिर डेवलपमेंट फेज, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं।
ठीक है। अब लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है ये, ठीक है। ये कीवर्ड याद रखना अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, ऑप्शंस में वेरियस ऑप्शंस दे दे, वाटरफॉल, एजाइल, तो आपको टिक करना है वाटरफॉल मॉडल के ऊपर, ठीक है। फेजेस हमने देख ली। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, इजी टू मैनेज है, वेल स्ट्रक्चर्ड है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, रिजिड है। अगर मान लो कोई यहाँ पे इस फेज में कोई एरर आ गई और हम इस फेज तक पहुंच गए, डिजाइनिंग में हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ एड ऑन करना है हमें डिजाइन में, तो हम बैक नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक फीचर इसके अंदर नहीं होता, तो ये रिजिड है। नो फीडबैक, हम कोई फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। पुअर फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अगर हमें रिक्वायरमेंट फेज पे रिक्वायरमेंट की कुछ अपडेट करनी है, यूजर ने नई रिक्वायरमेंट्स ला दी हैं, अगर हमें फिर उसके हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हम बैक नहीं जा सकते। जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आ गई है उसी के अकॉर्डिंग सारा सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। ये बेस्ट होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए और वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ आइटरेटिव मॉडल क्या है, ये इसका कीवर्ड याद रखना, रिपीट एंड रिफाइन, ठीक है। कि रिपीट करते रहो और हर रेपिटेशन के ऊपर रिफाइन करते रहो, मींस कि रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे पहले इनिशियल प्लानिंग आई, प्लान किया इसने, यहाँ पर गया ये, अब रिक्वायरमेंट्स आई, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर इवेलुएशन, तो ये जो प्रोसेस है ना रिपीट होती जा रही है और हर रेपिटेशन पे वो रिफाइन होती जा रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स, जिसको आइट्रेशंस बोलते हैं, और वो रिफाइन होता रहता है हर साइकिल के साथ। ईच आइट्रेशन के अंदर क्या क्या फेजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट, ठीक है। जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तब फाइनली हम उसको डिप्लॉयमेंट यानी कि उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। एडवांटेजेस क्या है, फीडबैक मिलता रहता है, फीडबैक पहले मिल जाता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होती है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा कॉस्टली है, रिक्वायर्ड स्किल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। बेस्ट है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, तो हम हर साइकिल के ऊपर, हर लूप के अंदर हम हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें और पता लगती जाएंगी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएंगी उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बनाते चले जाएंगे। तो ये है आइटरेटिव मॉडल। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट मॉडल। क्या होता है, इंक्रीमेंट मॉडल में क्या करते हैं हम, ऐड मोर पार्ट्स, मीन्स कि हम ऐड मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट है ना वो हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक इटरेशन इंक्रीमेंटली हम अपने प्रोडक्ट को रिलीज करते जा रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पर रिक्वायरमेंट फेज आया, रिक्वायरमेंट्स हमें पता लग गई एक बार, अब क्या करेंगे हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जितना पार्ट बन गया एक पार्ट में डिलीवर कर दिया, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करा हमने, नेक्स्ट उसमें डिलीवर किया, फिर नेक्स्ट हमने डिलीवर कर दिया। तो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते चले जा रहे हैं, जितना बन गया उतना डिलीवर करो। तो ये काम करता है बिल्ड वन, यानी कुछ पार्ट हमने सब डिलीवर कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कैलकुलेटर बनाना है, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसमें वेरियस फंक्शनैलिटीज हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन। तो जो सा मॉड्यूल रेडी होता जाएगा हम उसको डिलीवर करते जाएंगे कस्टमर को। फॉर एग्जांपल हमारा एडिशन का काम पूरा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करी हमने, डेवलप किया यानी कोडिंग करी, टेस्टिंग करी और उसको इंप्लीमेंट किया और उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दिया कस्टमर को। फिर बिल्ड टू, फिर सब्ट्रैक्शन का इसी तरह से हमने मॉड्यूल बनाया, कस्टमर को हैंड ओवर कर दे जब वो बन जाएगा। इस तरह से हम पार्ट्स में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते चले जाते हैं इंक्रीमेंट मॉडल में, ठीक है। System built in small increments, modules, and each increment adds functionality. हर increment की अलग अलग functionality होगी। Phases क्या आते हैं, वही requirement, design, coding, testing, integration, ठीक है। इंटीग्रेशन में मतलब कि हम इंटीग्रेट करेंगे सारे को, इकट्ठा करके फिर उसको डिलीवर करेंगे। डेवलप सॉफ्टवेयर इन पार्ट्स, पार्ट्स में डेवलप करता है वो सॉफ्टवेयर को। ईच इंक्रीमेंट डिलीवर्स अ वर्किंग प्रोडक्ट, हर इंक्रीमेंट डिलीवर करेगा एक वर्किंग प्रोडक्ट को। जैसे यहाँ पे हमने एडिशन की, तो कैलकुलेटर में एडिशन फंक्शनैलिटी हो रही है ना, वर्क कर रही है, यानी कि कस्टमर उसके अंदर एडिशन कर सकता है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल बनाया तो सब्ट्रैक्शन कर सकता है। तो इसी तरह से हम कैलकुलेटर में वेरियस फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इट इज सिमिलर टू आइटरेटिव मॉडल, आइटरेटिव मॉडल की तरह ही है, बट फोकस करता है फंक्शनल इंक्रीमेंट्स, यानी कि वो हर इंक्रीमेंट पे नई फंक्शनैलिटी ऐड करे जा रहा है। आइटरेटिव मॉडल था वो क्या कर रहा था, वो रिफाइन कर रहा था अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सारी फंक्शनैलिटी उसने सारी की सारी एक बारी में बना लिया, सारा प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसको रिफाइन कर रहा था वो हर एक इंक्रीमेंट पे, ठीक है, हर एक लूप पे। लेकिन इसमें क्या था, हम अपनी फंक्शनैलिटीज को डिलीवर करते चले जाएंगे, ठीक है, नई नई फंक्शनैलिटी। यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड बट इंप्लीमेंटेड ग्रेजुअली, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोबारा डिफरेंस देखिए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन रिपीटेड साइकिल, आइट्रेशंस के अंदर सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो रहा है, अंटिल इट इम्प्रूव्स एंड मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। जब तक वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना कर दे तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, वही साइकिल चलाते रहेंगे हम, ठीक है। आइट्रेटिवली हम उसको डेवलप करते रहेंगे, रिफाइन करते रहेंगे। इंक्रीमेंट मॉडल में क्या है, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन स्मॉल पार्ट्स, ईच हैविंग फंक्शनैलिटी, हर एक पार्ट मतलब पार्ट्स में हम अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करेंगे, ठीक है। फोकस क्या रहता है, रिफाइन करना प्रोडक्ट को,
और इम्प्रूव करना सेम सिस्टम को रिपीटेडली। ठीक है, ये क्या करता है, डिलीवर करता है डिलीवरी ऑफ न्यू फंक्शनल मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हर एक स्टेप पे नए नए फंक्शंस को डिलीवर कर रहा है उस सॉफ्टवेयर के। आउटपुट ऑफ ईच साइकिल क्या है, अ रिफाइंड वर्जन आता है सेम प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का हमें रिफाइंड वर्जन मिलता है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, इसमें होता है वर्किंग पार्शियल प्रोडक्ट विद एडेड फीचर्स। इसमें फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ फीचर ऐड थे, फिर हमने नेक्स्ट किया, उसमें एडिशनल और फीचर्स ऐड हुए, फिर इसमें और फीचर्स थे, तो ये पार्शियल प्रोडक्ट हमें देता है। ठीक है, ये आउटपुट जाता है। यूजर फीडबैक क्या है, टेकन एट एंड ऑफ ईच आइटरेशन। यूजर फीडबैक हर एक आइटरेशन के एंड में हमें मिलती है। इसमें टेकन आफ्टर ईच इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट के बाद मिलेगी, इसमें हमें एक आइटरेशन के बाद मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप वर्ड प्रोसेसर हमने बनाया। ठीक है, रिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, यूआई यूजर इंटरफेस, स्पीड, स्टेबिलिटी इन साइकिल्स। ये सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि डेवलप करो ई कॉमर्स साइट को। ठीक है, फर्स्ट हमने इंक्रीमेंट क्या बनाया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी, यानी वेरियस वेरियस प्रोडक्ट हमने उस साइट पे दिखा दिए। फिर हमने कार्ट बनाया अगले इंक्रीमेंट में, देन हमने पेमेंट गेटवे बनाया, मतलब पेमेंट सिस्टम बनाया। तो ये क्या था, हमने इंक्रीमेंटली अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को बनाया है और डिलीवर किया है। ठीक है, पार्ट्स में यहाँ पे हमने एक ही प्रोडक्ट था हमारा, उसी को हम रिफाइन करते जा रहे थे। ठीक है, इट इज बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर इनिशियली। ये उसके लिए बेस्ट है कि हमें रिक्वायरमेंट्स हमें शुरुआत में पता ही नहीं है, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं पता, तो बेस्ट क्या है, आइटरेटिव। अगर हमें सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या करते हैं, लेकिन हमें क्या है, नीड स्टेज डिलीवरी, यानी कि हम पार्ट्स में डिलीवर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, अब स्पाइरल मॉडल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कीवर्ड क्या है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस करना, ये इसका कीवर्ड है। जहां पर भी रिस्क से रिलेटेड बात होगी, इट मींस कि वो स्पाइरल मॉडल ही है। ये कंबाइन करता है आइटरेटिव मॉडल को, कि इस तरह से आइटरेशंस में काम कर रहा है, वाटरफॉल मॉडल को, कि पहले ये वाला फेज आएगा, फिर रिक्वायरमेंट फेज आएगा, फिर उसके बाद डिजाइनिंग फेज आएगा, कोडिंग फेज आएगा, टेस्टिंग फेज आएगा। ठीक है, ये सारे फेजेस जो हैं इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे। तो वाटरफॉल और आइटरेटिव को कंबाइन करके कौन सा मॉडल बनता है, स्पाइरल मॉडल बनता है, और ये रिस्क एनालिसिस के ऊपर काम करता है। फेजेस क्या है, ये कौन सा फेज है, प्लानिंग फेज। ये कौन सा फेज है, ये फेज है रिस्क एनालिसिस फेज। थर्ड फेज कौन सा है, ये है इंजीनियरिंग फेज, इसको इंजीनियरिंग फेज बोलते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ये। ठीक है, और जो लास्ट फेज है वो है इवेल्युएशन फेज। ठीक है, अब प्लानिंग फेज में क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, वो हम करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। रिस्क एनालिसिस फेज में उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हम चेक करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। जो थर्ड फेज होता है इंजीनियरिंग फेज, इसमें हम कोडिंग और टेस्टिंग करते होते हैं। ठीक है, इस थर्ड फेज के अंदर। और जो फोर्थ फेज होता है नेक्स्ट प्लानिंग, यानी नेक्स्ट फेज की प्लानिंग, उसके लिए कि हम अगर हमें कुछ और रिफाइन करना है अपने प्रोडक्ट को, तो उसकी प्लानिंग करेंगे हम इस फेज में। ठीक है, इवेलुएट करेंगे हम अपने कि हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है, इतना पार्ट बन गया है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना है, तो उसको इवेलुएट करेंगे कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज की प्लानिंग करेंगे अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो। ठीक है, तो ये है स्पाइरल मॉडल। ये हैंडल करता है रिस्क को। ठीक है, इट हैंडल्स रिस्क वेल, फ्लेक्सिबल है, ये कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहती है इसके अंदर। ठीक है, इस फेज में। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता। बेस्ट फॉर हाई रिस्क एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट, जहां पर हाई रिस्क और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आ जाए, इट मींस कि उसको स्पाइरल मॉडल की जरूरत है। वी मॉडल क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, कि ये वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है, बट पैरेलली इसमें टेस्टिंग भी हो रही है। ठीक है, उसी तरह से काम कर रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर सिस्टम एनालिसिस, फिर डिजाइनिंग, फिर मॉड्यूल डिजाइन, उसके बाद कोडिंग। ठीक है, और पैरेलली हर फेज की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, मॉड्यूल अगर हमने डिजाइन किया है तो मॉड्यूल के लिए हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। सिस्टम एनालिसिस के लिए हम सिस्टम टेस्टिंग, एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज पे हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है इसके अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल की। ठीक है, it is extension of waterfall model. Each development phase has a corresponding testing phase. एग्जाम्पल क्या है, रिक्वायरमेंट के लिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एडवांटेजेस क्या है, टेस्टिंग पे इम्फेसिस ऑन टेस्टिंग, हाई क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और टेस्टिंग फेज पे इन पे ये क्या करता है, फोकस करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिजिड है, कॉस्टली है, इफ चेंजेस ओकर लेट। बेस्ट फॉर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, बेस्ट है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट फेज एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल क्या है, ये है इंक्रीमेंटल प्लस
आइटरेटिव, इन दोनों को मिला के जो बनता है मॉडल वो बनता है एजाइल मॉडल। यानी कि ये कह रहा है इंक्रीमेंटल में क्या था, हम अपने पार्शियल प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे थे, मतलब कि एक प्रोडक्ट, एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका कुछ पार्ट अगर हमारा बन चुका है तो उसको डिलीवर कर दो, फिर कुछ पार्ट बन गया उसको डिलीवर कर दो। तो ये काम इसमें चल रहा था एजाइल मॉडल के उसके अंदर, इंक्रीमेंट के अंदर। आइटरेटिव में क्या था, जितना हमारा बन चुका है उसको आइटरेटिवली पहले चेक करो कि अब कुछ और रिफाइनमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो एजाइल मॉडल क्या है, दोनों ही कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आइटरेटिव प्लस वाटरफॉल आ जाए तो स्पाइरल, अगर आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल आ जाए तो हमारा क्या होता है, वो एजाइल मॉडल, ठीक है। देखिए कैसे प्लानिंग फेज आया, उसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग फेज में गया, फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉय, रिव्यू, और उसके बाद जब तक ये चलता ही रहेगा इटरेशन, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते, फिर उस पार्ट को अगर हमें देख लिया कि हाँ ये पार्ट प्रॉपर है हमारा, फिर हमने उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। सपोज जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर ऐप बनाई है, ठीक है, कोई ऐप बना दी, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ फंक्शनैलिटीज दे दी, ठीक है। अब वो हम क्या करेंगे, उसको चेक करते रहेंगे इस तरह से इटरेशन में कि अब वो मतलब कस्टमर को हैंड ओवर करने लायक है कि नहीं, जितना हमने बनाया है। अगर वो कस्टमर को देने लायक है तो हम यहाँ पे दे देंगे। अगर मान लो कि उसमें कुछ और चेंजेस की जरूरत है तो हम उस आइटरेशन के अंदर हम उसको चेंजेस कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आएगा, मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर वेरियस मॉड्यूल्स हैं, तो हर मॉड्यूल के लिए हम क्या करेंगे, आइटरेशन लगाते जाएंगे, ठीक है, आइटरेशन लगाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ अब मेरा ये जो मॉड्यूल है ये हैंड ओवर करने लायक है, तो हम उस सॉफ्टवेयर का वो मॉड्यूल जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो ये काम होता है इसका। एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है, और हाँ एक इसके अंदर ये रहता है कि कस्टमर कोलैबोरेशन, यानी कि कस्टमर हाईली इन्वॉल्व रहता है हर फेज के अंदर, ठीक है। शॉर्ट साइकिल्स होती हैं इसके अंदर, साइकिल्स जो ये रहती है ना, साइकिल इसको स्प्रिंट्स बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी होती रहती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल, अडेप्ट्स टू चेंजेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है, हार्ड टू प्रिडिक्ट, रिक्वायर्स एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इसमें रिक्वायर्ड होती है एक्टिव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। बेस्ट है डायनामिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी, फ्रीक्वेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं वाटरफॉल और एजाइल मॉडल के, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल की अप्रोच क्या रहती है, सिक्वेंशियल, कि सिक्वेंशियली हमारे सारे फेजेस हम करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, फेज आफ्टर फेज, इस तरह से हम काम करेंगे। एजाइल मॉडल में क्या होता है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटली, यानी कॉन्टिन्यूअस साइकिल्स चलेंगी और स्प्रिंट्स, ठीक है, इस तरह से, यानी कि साइकिल्स चलती रहेंगी इस तरह से, और फिर जब हमें सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये फेज का काम कंप्लीट हो गया, ये मॉड्यूल हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीवर करते जाएंगे उस पार्ट को, ठीक है, सॉफ्टवेयर के। फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड है, हार्ड टू मेक चेंजेस ओवर अ फेज इज कंप्लीट, ठीक है, ये रिजिड है, यानी कि हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें ये हाईली फ्लेक्सिबल है, चेंजेस हम हर उस पे कर सकते हैं, हर फेज पे चेंज कर सकते हैं। फेजेस क्या है, रिक्वायरमेंट, इसके अंदर क्या फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर फेजेस क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस प्लानिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है, ये सब करते रहेंगे, और ये हर आइटरेशन पे यही फेजेस रिपीट होते जाएंगे। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व ओनली एट बिगिनिंग और या फिर एंड में। इसमें क्या है, कस्टमर एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस वो है, कस्टमर इन्वॉल्व रहता है। डिलीवरी, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड आफ्टर ऑल फेजेस आर कंप्लीट, इसमें क्या है, वर्किंग प्रोडक्ट डिलीवर इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स, हर इंक्रीमेंट में क्या है, स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट जो है ना, हमारा जो लार्ज हमारा सॉफ्टवेयर है उसके भी स्मॉल मॉड्यूल्स अगर हमारे बन गए तो हम उसको डिलीवर करते जाएंगे। टेस्टिंग क्या है, डन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फेज, इसमें हर आइटरेशन पे टेस्टिंग होती है, पैरेलली टेस्टिंग चलती रहती है। रिस्क हैंडलिंग, ये हाई रिस्क होता है क्योंकि इशूड जो इश्यूज आ भी रहे हैं, ठीक है, अगर हमें रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल नहीं भी कर पाए तो हमें बाद में पता लगेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लो रिस्क रहता है, इश्यूज डिटेक्टेड अर्ली इन शॉर्ट साइकिल्स, ठीक है। बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स विद फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है कस्टमर की, ठीक है। तो हम एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, इसके अंदर कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट और डिफेंस प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स या फिर इन्वॉल्विंग बिजनेस एप्स, कोई बिजनेस ऐप बनवाना चाह रहा है या कुछ है, तो इस तरह से जो है वो उसमें हम एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स, देखिए इन सारों के, रिस्क एनालिसिस आ गया तो स्पाइरल, रिजिड और लीनियर के लिए वाटरफॉल, कस्टमर कोलैबोरेशन के लिए एजाइल जिसमें कस्टमर हाईली इन्वॉल्व रहता है, पैरेलल टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं वी मॉडल का, ठीक है। नाउ एसआरएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है,
And SRS is a formal document that defines what software should do. सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारा का सारा SRS डॉक्यूमेंट में आती है। ठीक है। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड एसआरएस के, वो है करेक्ट होना चाहिए, ऑल रिक्वायरमेंट स्टेटेड मस्ट बी ट्रू एंड एक्यूरेट, अनएम्बिगुअस रहना चाहिए, यानी ओनली वन इंटरप्रिटेशन फॉर ईच रिक्वायरमेंट, कंप्लीट होनी चाहिए, यानी ऑल फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड होनी चाहिए, उसके अंदर सारी कंप्लीट होनी चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स कि नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स, एक रिक्वायरमेंट और दूसरी रिक्वायरमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑकर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेरीफिएबल, यानी कि ईच रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड और टेस्टेड, हर रिक्वायरमेंट को हम चेक कर सकें ऐसी रिक्वायरमेंट्स। मॉडिफिएबल, इजी टू अपडेट, हर रिक्वायरमेंट इजी टू चेंज होनी चाहिए। ट्रेसेबल, ईच रिक्वायरमेंट कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम ओरिजिन टू इम्प्लीमेंटेशन। फिजिबल होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट शुड बी अचीवेबल विद गिवन रिसोर्सेज। रैंक्ड फॉर इंपॉर्टेंस, ईच रिक्वायरमेंट को हम रैंकिंग कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट हाई प्रायोरिटी पे, क्या लो प्रायोरिटी पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब दो तरह की रिक्वायरमेंट्स आती है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इट डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम शुड डू, स्पेसिफिक बिहेवियर बताता है कि सिस्टम क्या करेगा। नॉन फंक्शनल में क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ सिस्टम शुड बी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और कंटेन, सिस्टम मतलब कि एक सॉफ्टवेयर के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो रिलायबल है नहीं, वो परफॉर्मेंस करेगा कि नहीं। ठीक है। अगर उस पर ओवरलोड वो हो जाए सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो ये सारे नॉन फंक्शनल के अंदर आते हैं। फंक्शनल के अंदर आते हैं टेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटीज से रिलेटेड कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्शंस, फोकस ऑन एक्शंस, फीचर्स, टास्क द सिस्टम मस्ट परफॉर्म, कि एक्शंस क्या कर रहा है, उसकी क्या फीचर्स हैं, टास्क वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। फोकस यहाँ पे किस पे रहता है, परफॉर्मेंस के ऊपर, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर फोकस रहता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। एग्जांपल, जैसे हमने ऐड किए आइटम्स को कार्ट के अंदर, शॉपिंग कार्ट में, कि कोई यूजर अगर अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड करे आइटम्स को तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है। ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि सिस्टम शुड हैंडल थाउजेंड यूजर साइमल्टेनियसली, कि उस शॉपिंग ऐप पे, जो शॉपिंग साइट हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उस साइट पे अगर एक साथ 1000 यूजर्स आ जाएं तो वो लोड बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो कैसे, किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मेजरमेंट कैसे, कैन बी टेस्टेड बाय फंक्शनल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से इसको टेस्ट किया जाता है। इट इज मेजर्ड यूजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, रिलायबिलिटी टेस्ट, ये सारे के सारे इस पे किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर सिस्टम परफॉर्म्स रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, इसमें इंश्योर करता है सिस्टम मीट्स क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है। अब डिजाइनिंग के अंदर हम देखते हैं कोहेशन आता है, कपलिंग आता है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, डिग्री टू विच elements of a module belong together, how well a module performs a specific task, वो होता है कोहेशन। ठीक है। अब हाई कोहेशन का मतलब कि गुड डिजाइन, मॉड्यूल फोकस ऑन वन फंक्शन, की सारा मॉड्यूल एक ही फंक्शन पे फोकस कर रहा है। ठीक है। तो वो होता है हाई कोहेशन। लो कोहेशन क्या होता है, बैड डिजाइन, मतलब मॉड्यूल डज नॉट, मतलब मॉड्यूल क्या कर रहा है, एक मॉड्यूल में बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, अनरिलेटेड टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो फोकस करता है ना, कि इसी मॉड्यूल के अंदर, एक मॉड्यूल में सारे के सारे जो हमने वेरियस पार्ट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो वो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो कोहेशन क्या है, कोहेशन ये फोकस करता है कि विद इन अ मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, विद इन अ मॉड्यूल कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है। अगर सारे के सारे जो हमारे वेरियस पार्ट्स हैं इस एक मॉड्यूल के अंदर, अगर वो सारे के सारे उस एक फंक्शन को ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो कोहेशन हाई है। अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं उस एक ही मॉड्यूल के अंदर, तो इट मीन्स कि क्या है, कि लो कोहेशन है। अब इसके टाइप्स देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोइंसिडेंटल मीन्स कि रैंडम टास्क ग्रुप किए गए, रैंडमली कोई भी टास्क है, ठीक है, किसी में प्रिंटिंग करा रहे हैं, किसी में हम एडिशन करा रहे हैं, किसी में हम सपोज कुछ और फीडबैक ले रहे हैं, मतलब कि स्कैन करा रहे हैं, मतलब हम कुछ भी रैंडम टास्क कर रहे हैं उस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। कोई एक सारे के सारे टास्क का, जो भी हम रैंडम टास्क करा रहे हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो वो है कोइंसिडेंटल टास्क। ठीक है। कोइंसिडेंटल कोहेशन, तो वो सबसे वर्स्ट लेवल का होता है। ठीक है। अब नीचे नीचे जाएंगे जैसे ही हम यहाँ पर, तो वो बेस्ट कोहेशन में आ जाएंगे सारे। लॉजिकल कोहेशन, कि सिमिलर कैटेगरी के टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कि सिमिलर कैटेगरी, यानी कि एक एडिशन के लिए हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है, एक ही मॉड्यूल के अंदर हम इस तरह से सिमिलर जो काम है वो कर रहे हैं, सिमिलर लॉजिक के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो है लॉजिकल कोहेशन। टेम्पोरल कोहेशन क्या होता है, टास्क एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया, कि जो एक ही टाइम पे जिनको परफॉर्म करना है ना, जिन टास्क को हमने उसको एक
ग्रुप कर दिया, फिर जिनको अलग टाइम पे काम करना है उसको अलग ग्रुपिंग कर दी उस मॉड्यूल में, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पोरल टास्क। प्रोसीजरल टास्क क्या है? टास्क जो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि कुछ टास्क है, सपोज मुझे एडिशन कराना है तो पहले मैं इनपुट्स लूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं एडिशन परफॉर्म करूंगी, पहले मैंने इनपुट्स लिए यूजर से, फिर उसके बाद ये किया, तो एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है ना। तो जो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है उसको अलग ग्रुप में रखा, उसको दूसरे को अलग ग्रुप में रखा और उसको एक मॉड्यूल में डाल दिया, तो वो होता है प्रोसीजरल। कि जो टास्क फॉलो कर रहे हैं एक सीक्वेंस को, तो वो हो गया प्रोसीजरल कोहेशन। कंप्यूटेशनल क्या हो गया? तो कम्युनिकेशनल क्या हो गया? टास्क यूज सेम डेटा, जो एक ही डेटा पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनको एक मॉड्यूल में डाल दिया। जो फंक्शंस एक ही मॉड्यूल पे एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं उसको हमने एक उसमें डाल दिया मॉड्यूल में, वो होता है कम्युनिकेशनल मॉड्यूल, कम्युनिकेशनल कोहेशन। सीक्वेंशियल मींस आउटपुट ऑफ वन टास्क इज इनपुट टू द नेक्स्ट। इसमें सीक्वेंशियल के अंदर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने कुछ इनपुट लिया, हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है, a इंटू बी। अब ये इसका इनपुट बनेगा कि ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो इसका इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना इसका आउटपुट, है ना। ए और बी की मल्टीप्लीकेशन से ही हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सिक्वेंशियल बन गया। फंक्शनल क्या है? ऑल टास्क कंट्रीब्यूट टू सिंगल फंक्शन, सारे टास्क एक फंक्शन के ही हैं, तो वो हो गया हमारा क्या? फंक्शनल कोहेशन, ठीक है, तो वो बेस्ट कोहेशन होता है, ठीक है। अब कपलिंग क्या है? कपलिंग होती है कि किस तरह से दो मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स, हाउ क्लोजली कनेक्टेड टू मॉड्यूल्स आर, कि दो मॉड्यूल्स एक दूसरे से कितना क्लोजली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए अच्छे डिजाइन के लिए, गुड डिजाइन के लिए होना चाहिए लो कपलिंग की। दो मॉड्यूल्स कम से कम एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए, कम से कम एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। ये क्या है? हाईली कपलिंग। हाई कपलिंग का मतलब है बैड डिजाइन, कि इसका मतलब कि मॉड्यूल बहुत डिपेंडेंट है तो वो बैड डिजाइन में आता है, ठीक है। अब टाइप्स क्या है इसकी, ये भी हम इसी तरह से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या है? वन मॉड्यूल मॉडिफाइज अनदर कोड, मतलब कि इस मॉड्यूल में कुछ भी लिखा होगा वो इस वाले मॉड्यूल के डेटा को कवर कर लेगा, इस मॉड्यूल के डेटा को अपडेट कर देगा, यानी कि इसमें हमने कुछ भी चेंजेस किए तो वो चेंजेस इसमें भी रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो हो गया वर्स्ट केस, ठीक है, कंटेंट कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या है? शेयर कर रहे हैं ग्लोबल डेटा को, एक डेटा को जो ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो वो हो गया कॉमन कपलिंग, ठीक है। एक्सटर्नल कपलिंग क्या है? शेयर एक्सटर्नली इम्पोज डेटा, वो शेयर कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नली डेटा आ रहा है उसको शेयर कर रहे हैं वो दोनों के दोनों, ठीक है, तो वो हो गया एक्सटर्नल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या है? वन मॉड्यूल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ अनदर, इस मॉड्यूल से एक मॉड्यूल दूसरे में जो स्टेटमेंट्स लिखी है उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया कंट्रोल कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या आती है? मॉड्यूल्स शेयर पार्ट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर, वो कर रहे हैं शेयर पार्ट ऑफ एक डेटा स्ट्रक्चर का, सपोज एरे यूज हो रहा है तो वो उस एरे को यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है। डेटा कपलिंग क्या होती है? मॉड्यूल शेयर ओनली नेसेसरी डेटा, नेसेसरी डेटा को शेयर कर रहे हैं, वो हो गया डेटा कपलिंग, ठीक है। तो ये बेस्ट कपलिंग होती है, यानी कि डेटा को शेयर कर रहे हैं तो कम से कम इसमें शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो ये बेस्ट कपलिंग आती है डेटा कपलिंग। और सबसे वर्स्ट कपलिंग क्या है? सबसे वर्स्ट कपलिंग है कंटेंट कपलिंग, ठीक है। अब इनके कीवर्ड्स देखिए। कोहेशन का मतलब होता है विद इन अ मॉड्यूल, की एक ही मॉड्यूल के अंदर किस तरह से हमारा सारा डेटा रखा हुआ है। कपलिंग मीन्स की बिटवीन टू मॉड्यूल्स, कपलिंग मीन्स की दो मॉड्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कितना इंडिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है। तो गुड डिजाइन के लिए क्या फीचर्स होते हैं? हाई कोहेशन होना चाहिए और लो कपलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या कहता है? डेटा फ्लो डायग्राम कहता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्लो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन सिस्टम। इट शोज हाउ डेटा एंटर, कैसे डेटा एंटर हुआ, कैसे डेटा प्रोसेस हुआ और कैसे लीव्स द सिस्टम, तो ये सारी प्रोसेसेस डीएफडी के अंदर आती हैं। इट फोकसेस ऑन व्हाट हैपेंस टू द डेटा, ठीक है, ये इसके ऊपर फोकस नहीं करता कि डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो कह रहा है कि अब डेटा के साथ क्या हुआ, अब डेटा आया था उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रोसेस अप्लाई हुई, फिर वो कैसे स्टोर हुआ, तो ये इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। डीएफडी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सिंबल्स, प्रोसेस, यानी कि अगर सर्कल में है, ठीक है, ये प्रोसेस को दिखाता है। अगर हमने सर्कल बना दिया है या फिर राउंडेड रेक्टेंगल बना दिया, अगर हमने राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से, तो वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा प्रोसेस को। एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट डेटा टू आउटपुट, जो इनपुट डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। डेटा फ्लो हम दिखाते होते हैं एरो से, ठीक है। डेटा स्टोर, यानी कि हम इस तरह से कि कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, अगर हमें वो डेटा बेस दिखाना है तो हम इस तरह से दिखाते होते हैं, ठीक है, ये कर दिया। या फिर वन एंडेड रेक्टेंगल बना दी हमने इस तरह से, ठीक है, ये हमारा क्या बनाता है? डेटा स्टोर को बताता है। या फिर टू पैरेलल लाइंस बना दी, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है? वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी को, या फिर रेक्टेंगल से,
सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल एंटिटी। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक्सटर्नल एंटिटी है यहाँ पे कस्टमर। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस करी, ये मेरा डेटा स्टोर है। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर फूड किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर फूड किया था तो यहाँ पे किचन, किचन से ऑर्डर किया ना तो ये ऑर्डर किचन में जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर फूड किया तो इन्वेंट्री डिटेल क्या है, इन्वेंट्री में जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री डिटेल्स में क्या है, जनरेट करो रिपोर्ट को कि उसने क्या फूड ऑर्डर किया था। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर फूड किया था वो ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर में भी जाएगा और एक इन्वेंट्री में जाएगा, और इन्वेंट्री में जो ऑर्डर्स का जो डेटा है वो इधर इस प्रोसेस में आ जाएगा। रिपोर्ट यहाँ पे किसके पास जाएगी, मैनेजर के पास जाएगी। ये मेरा एक्सटर्नल एंटिटी है। इस तरह से सारा काम हो रहा है, यानी कि ठीक है, तो डेटा कैसे फ्लो हो रहा है वो बताता है डीएफडी। अब इसके कितने लेवल्स होते हैं, एक होता है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 0 पे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम। इसमें मेन काम दिखाया जाता है। शोज अ सिस्टम एज वन प्रोसेस, सिस्टम को एक प्रोसेस की तरह दिखता है, विद एक्सटर्नल एंटिटीज और डेटा फ्लो। उसमें एक्सटर्नल एंटिटीज ही रहती हैं और कैसे डेटा फ्लो हो रहा है वो रहता है। लेवल 1 के अंदर क्या होता है, ब्रेक्स मेन प्रोसेस इनटू सब प्रोसेसेस, जो मेन प्रोसेस थी उसको सब प्रोसेस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इट शोज मेजर फंक्शंस एंड डेटा फ्लो। इसमें मेजर फंक्शंस जैसे अभी हमने देखा था ना, जो वो एग्जांपल था लेवल 1 का, जिसमें मेजर फंक्शंस जो हैं वो हमें शो होंगे। लेवल 2 के अंदर और डिटेल में हमें प्रोसेसेस पता लगेंगी, मोर डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ लेवल 1 प्रोसेसेस और यूज फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइनिंग में हेल्प करता है। लिमिटेशंस क्या है, फोकस इज ऑन डेटा फ्लो नोट ऑन कंट्रोल फ्लो ऑफ लॉजिक। ठीक है, इसके ऊपर फोकस नहीं करता कि कैसे कंट्रोल फ्लो होगा, वो डेटा फ्लो के ऊपर जो है डिपेंड करता है, फोकस करता है। डीएफडी, डीएफडी क्या है, डेटा मूवमेंट नॉट कंट्रोल फ्लो। ठीक है, सिंबल्स इसमें यूज होते हैं, ये सारे हमने देख लिए। लेवल 0 किस लिए यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के लिए। ठीक है, अब टेस्टिंग, टेस्टिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो इसमें टेस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, लेवल ऑफ टेस्टिंग के बेस पे अगर हम टेस्टिंग को डिस्टिंग्विश करें, अलग अलग टेस्टिंग देखें, तो क्या टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स, यानी कि स्मॉल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, मॉड्यूल्स को या फंक्शंस को टेस्ट करना। ठीक है, इट इज डन बाय डेवलपर, ये डेवलपर ही टेस्ट कर देता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, टेस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स, दोनों मॉड्यूल्स के, दोनों फंक्शंस के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रही है, वो कैसे डेटा को एक दूसरे से फ्लो कर रहे हैं, एक डेटा को दूसरे मॉड्यूल में कैसे फ्लो करा रहे हैं, तो वो होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग से। इट इंश्योर्स मॉड्यूल्स कम्युनिकेट एंड डेटा फ्लो प्रॉपर्ली, कि दोनों मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट अच्छे से करें, उनके बीच में डेटा फ्लो अच्छे से हो, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अप्रोच क्या होती है इसमें, टॉप डाउन, बॉटम अप, बिग बैंग, सैंडविच। ठीक है, तो ये सारे के सारे अप्रोचेस किसकी हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। सिस्टम टेस्टिंग में क्या आता है, टेस्ट कंप्लीट सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट्स, सारे सिस्टम की टेस्टिंग होगी। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में होता है कंडक्टेड बाय क्लाइंट, ये कल क्लाइंट करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की, वो चेक करेगा कि जितनी मैंने रिक्वायरमेंट्स दी थी क्या वो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो वो होता है एक अल्फा टेस्टिंग, एक होता है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर साइड पे होती है अल्फा टेस्टिंग, यानी कि इंटरनल टीम उसको टेस्टिंग को करती है। बीटा टेस्टिंग रियल यूजर्स होते हैं वो करते होते हैं, ये होता है कहाँ पर, रियल एनवायरनमेंट में। दोबारा देखिए, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग परफॉर्म बाय इंटरनल टीम। ठीक है, इंटरनल टीम करती है, डेवलपर्स एंड टेस्टर दोनों मिलके, बिफोर द प्रोडक्ट रिलीज, प्रोडक्ट रिलीज से पहले ये टेस्टिंग होती है। और जो ये बीटा टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग परफॉर्म बाय रियल यूजर्स इन रियल एनवायरनमेंट आफ्टर अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, ये आफ्टर अल्फा टेस्टिंग होती है। एनवायरनमेंट, डेवलपर्स एनवायरनमेंट, ये यूजर एनवायरनमेंट। वो परफॉर्म्स, इंटरनल जो टीम होती है वो परफॉर्म करती है, और यहाँ पर डेवलपर्स भी परफॉर्म करते हैं, और इधर बीटा टेस्टिंग में एक्चुअल एंड यूजर्स करते हैं। पर्पस क्या है, टू फाइंड बग्स बिफोर रिलीज। ठीक है, इसमें क्या है पर्पस इसका, टू फाइंड बग्स, यानी कि बग्स फाइंड आउट करना। ठीक है, बिफोर रिलीज, की रिलीज फाइनल प्रोडक्ट मेरा रिलीज हो उससे पहले ही मुझे बग्स मिल जाए। ठीक है, पर्पस क्या रहता है, टू फाइंड बग्स बिफोर रिलीज एंड इंश्योर सिस्टम वर्क्स एज इंटेंडेड, मतलब हम प्रोडक्ट जो है हमारा रियल यूजर तक ना पहुंचाएं, रियल यूजर से पहले ही हम उसकी टेस्टिंग कर लें। ठीक है, तो फाइंड बग्स बिफोर रिलीज, और इसमें क्या होता है, टू गेट रियल फीडबैक, अनकवर इश्यूज मिस्ड इन अल्फा, जो अल्फा टेस्टिंग में हमारे मिस हो चुके हैं पॉइंट्स टेस्टिंग के दौरान, वो सारे के सारे बीटा टेस्टिंग में कवर हो जाते हैं। यानी रियल यूजर टेस्ट करता है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको सारा चेक करता है, कोई अगर कमी रह जाती है तो वो उसको बताएगा। ठीक है, टीम को बताएगा, रिपोर्ट करेगा।
स्टेजेस क्या आती हैं, डन बिफोर बीटा टेस्टिंग, ये डन आफ्टर अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, ये ज्यादा लॉन्गर रहती है, मल्टीपल टेस्ट साइकिल्स चलते हैं, ये शॉर्ट होती है और लिमिटेड टाइम के लिए होती है, फ्यूअर वीक्स के लिए बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग विंडोज इंटरनली बिफोर रिलीज, यहाँ पर सेलेक्टेड यूजर टेस्टिंग विंडोज बीटा वर्जन बिफोर ग्लोबल लॉन्च। तो अल्फा क्या होती है, इन हाउस, ठीक है, कंट्रोल बाय डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, और जो बीटा होती है पब्लिक होती है, रियल वर्ल्ड और ये यूजर्स करते होते हैं। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शंस पे फोकस करती है कि फंक्शनैलिटीज के ऊपर कि हमने इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आया, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करती है। टेक्निक्स इसमें यूज होती है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, फोकस करती है इंटरनल लॉजिक पे और स्ट्रक्चर पे। इसमें क्या क्या कवर होती है टेक्निक्स, पाथ कवरेज, ब्रांच कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, ये सारी की सारी कवरेज जो है वो सारी की सारी इसमें टेक्निक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज होती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये टेक्निक्स यूज करती है लूप टेस्टिंग, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस देखिए, टेस्ट सिस्टम फंक्शनैलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ इंटरनल लॉजिक, ठीक है, हमें इंटरनली लॉजिक यानी कोडिंग की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना इनपुट देना है, उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है हमें इतने से मतलब है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, इंटरनल लॉजिक की नॉलेज होनी जरूरी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोड स्ट्रक्चर को टेस्ट कर सकते हैं, लॉजिक्स को टेस्ट कर सकते हैं, पाथ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, पार्शियल नॉलेज होनी चाहिए इंटरनल कोड की और फंक्शनैलिटी की, ठीक है। फोकस यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का। फोकस इस पे किस पे करता है, व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम क्या कर रहा है, ये फोकस इस पे रहता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हाउ द सिस्टम वर्क्स, कैसे वर्क कर रहा है, तो वो उसके ऊपर फोकस रहता है कि वो चेक करता है उस लॉजिक को, ठीक है, पाथ को सारे को चेक करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में दोनों पे फोकस रहता है, फंक्शनैलिटी के ऊपर भी रहता है और इंटरनल डिटेल्स के ऊपर भी फोकस रहता है। नॉलेज रिक्वायर्ड, इसमें कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं पता होनी चाहिए, हमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोडिंग नहीं भी आती है तो भी हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, फुल कोडिंग नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, पार्शियल कोडिंग नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। परफॉर्म बाय टेस्टर्स, क्यूए टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स एंड यूजर्स। और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो डेवलपर्स और टेस्टर्स विद प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है, ये डेवलपर्स करते हैं और टेस्टर्स करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग स्किल्स आती हैं, जिनको प्रोग्रामिंग आती है वो ये चेक टेस्टिंग करते हैं। टेस्टर्स विद सम प्रोग्रामिंग नॉलेज वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। एग्जांपल जैसे एंटर किया हमने इनपुट इन ए लॉजिक फॉर्म, इन ए लॉगिन फॉर्म एंड चेक करना आउटपुट को, ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है, चेकिंग एक्चुअल कोड ऑफ लॉगिंग फंक्शन, कि उस कोड को चेक करो लॉगिंग फंक्शन की और ऑल पॉसिबल कंडीशंस को चेक करो कि अगर किसी ने ये एंटर किया लॉजिक, ये इनपुट डाला तो क्या होगा, अगर कोई और इनपुट डालता है सपोज जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर के अंदर अगर सपोज कोई इंटीजर वैल्यू ना डाल के कोई कैरेक्टर वैल्यू डाल दे तो क्या आउटपुट आएगी, क्या परफॉर्म होगा, कैसे सिस्टम परफॉर्म करेगा, तो वो सारी की सारी वैलिडेशंस भी चेक करता है, ठीक है, लॉजिक चेक करता है, पाथ्स चेक करता है, ये सारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है नोइंग डेटाबेस स्कीमा, टेस्टिंग लॉगिंग विद वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स, इनवैलिड और इनवैलिड दोनों इनपुट्स को चेक करेगा, ठीक है, वो सारा का सारा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है कॉमन टेस्टिंग, उसमें आती है रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, रिकवरी टेस्टिंग, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इट इंश्योर्स न्यू कोड डज नॉट ब्रेक ओल्ड फीचर्स, कि हमने कुछ नई कोडिंग ऐड की है तो हमारे जो ओल्ड फीचर्स जो हमने ओल्ड पहले से करके रखा है काम उसको अफेक्ट ना कर दे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट स्पीड, लोड, स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, इन सबको चेक करती है, परफॉर्मेंस बेसिस वाले जो नई मैट्रिसेस हैं उन सबको चेक करती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में डेटा प्रोटेक्शन, वनरेबिलिटीज को चेक करते हैं, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, यूजर फ्रेंडलीनेस, कि कितना यूजर फ्रेंडलीनेस है, ठीक है, यूजर इंटरफेस कैसा है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर वर्क्स अक्रॉस डिवाइसेस, ठीक है, कि किस सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल है, किस विंडोज के ऊपर कंपैटिबल है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल है हमारा ये सॉफ्टवेयर, तो हम ये सब चेक करते हैं। रिकवरी टेस्टिंग के अंदर चेक सिस्टम रिकवरी आफ्टर फेलियर, अगर सिस्टम फेल हो जाएगा तो कैसे रिकवर करेगा, तो रिकवरी टेस्टिंग ये होती है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, ये दोनों क्या होते हैं, वेरिफिकेशन मींस आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, सॉरी आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि प्रोसेस को चेक करो कि जो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती हैं, रिव्यूज लेते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, वॉक थ्रूज होते हैं। वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को चेक करो कि हम प्रोडक्ट राइट बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने राइट प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, तो वो चेक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन प्रोसेस ओरिएंटेड रहती है,
ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस, ये सारी इसके अंदर कवर होती हैं। वैलिडेशन होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ये फाइनल सॉफ्टवेयर यूजर सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, ये चेक करता है। दोबारा देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस। वेरिफिकेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ड करेक्टली, कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। वैलिडेशन में होता है प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द राइट प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ड, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो राइट ही प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, यानी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, फोकस इंश्योर्स सॉफ्टवेयर फॉलोज द प्रोसेस एंड डिजाइन, कि जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर जो प्रोसेसेस हमने डिजाइन कर दी है उनको फॉलो होना चाहिए, वो डिजाइन फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे वैलिडेशन में फोकस रहता है, इट इंश्योर्स सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इस पे फोकस होता है। क्वेश्चंस यहाँ पे हम क्या पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फोकस होता है क्या आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें तो प्रोडक्ट राइट बन रहा है क्या नहीं, इसमें राइट प्रोडक्ट ही बन रहा है क्या नहीं बन रहा, कि हमें प्रोडक्ट ही जो यूजर की रिक्वायरमेंट है कभी उससे अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे। तो ये चेक होता है वैलिडेशन के अंदर। एक्टिविटीज क्या होती हैं, इसमें रिव्यूज लिए जाते हैं, इंस्पेक्शंस की जाती हैं, वॉक थ्रूज, टेस्ट चेकिंग, ये सब होती हैं एक्टिविटीज। इसके अंदर हम चेक करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग की हेल्प से हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा। टाइप क्या है? स्टैटिक प्रोसेसेस, यानी कि इसमें स्टैटिक प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। इसमें डायनेमिक प्रोसेसेस आती हैं, रिक्वायर कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, परफॉर्म बाय क्वालिटी एश्योरेंस टीम, रिव्यूअर्स, डेवलपर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वेरिफिकेशन को। और जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म होती है टेस्टर्स एंड यूजर्स, क्लाइंट्स के की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? चेकिंग एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट को चेक करा जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर रनिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर टू चेक इफ द इट वर्क्स फॉर यूजर नीड्स। इसमें पूरे पूरे सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वो यूजर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है कि नहीं बना। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग, दो तरह की टेस्टिंग होती है। स्टैटिक टेस्टिंग में विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड, यानी कि जो रिव्यूज लिए, वॉक थ्रूज किए, इंस्पेक्शंस की, वो होती है स्टैटिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोड को एग्जीक्यूट करो और उसको चेक करो कि वो सही बना है कि नहीं बना, हमारी जो उसका आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो होती है यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो सारी डायनेमिक टेस्टिंग होती है। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होती है? फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि हमने कुछ स्मॉल कोड को चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या टेस्टिंग उसको डिटेक्ट कर पा रही है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है टेस्टिंग के अंदर? टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, टेस्ट डेटा, बग रिपोर्ट। टेस्ट प्लान के अंदर स्ट्रेटजी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे के सारे रहेंगे। टेस्ट केस के अंदर इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये रहता है। टेस्ट डेटा के अंदर क्या रहता है? डेटा यूज्ड इन टेस्टिंग। बग रिपोर्ट के अंदर होती है रिकॉर्ड्स, डिफेक्ट्स फाउंड, जो हम रिकॉर्ड इसमें करते हैं, जो हमें डिफेक्ट्स मिले हैं उनको रिकॉर्डिंग हम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को हम इसमें बग रिपोर्ट में डालते हैं। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होता है, ये देखिए। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस मींस कि इट इज यूज्ड टू मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी लगी, उसमें एफर्ट कितना लगा, वो सब हमें कैलकुलेट करना है, तो हम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के अंदर ये सारे के सारे आते होते हैं। ठीक है, एलओसी मींस लाइंस ऑफ कोड, कितनी लाइंस ऑफ कोड इंक्लूड हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट मेजर सॉफ्टवेयर साइज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन द सॉफ्टवेयर इन द कोड। पर्पस क्या है? एस्टिमेट डेवलपमेंट एफर्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्टिविटी। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेवलपमेंट एफर्ट निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? इजी टू कैलकुलेट है और डायरेक्ट मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर साइज। सॉफ्टवेयर के साइज से हम सॉफ्टवेयर का साइज जो है वो डायरेक्टली हमें कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं कि इसे कोड क्वालिटी का पता नहीं लगता। डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोड्यूस डिफरेंट एलओसी, कि अगर हमने सी लैंग्वेज में कोई कोड बनाया तो उसकी अलग एलओसी रहेगी, सी प्लस प्लस में बनाया उसकी अलग एलओसी, पाइथन में बनाया उसकी अलग लाइन ऑफ कोड रहेंगे। तो वो क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर को मतलब कि मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना उसका मतलब कि सॉफ्टवेयर का साइज रहेगा। ठीक है, यूसेज क्या है? सिंपल प्रोजेक्ट्स, एस्टिमेशन एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। नेक्स्ट आता है फंक्शन पॉइंट्स। इट मेजर्स सॉफ्टवेयर साइज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी डिलीवर टू यूजर, जो हम फंक्शनैलिटी डिलीवर कर रहे हैं यूजर को उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर का साइज। ठीक है, ना कि लाइंस ऑफ कोड के बेस पे। फैक्टर्स क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स एंड इंटरफेसेस। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ये। एडवांटेजेस क्या है इसके? ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और क्या है? मेजर्स फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी मेजर करता है, ना कि कोडिंग ही देखता है बस। ठीक है, नॉट जस्ट कोड। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट एंड रिक्वायर्स डिटेल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, यूसेज क्या है इसका? लार्ज प्रोजेक्ट में यूज होता है, क्रॉस लैंग्वेज एस्टिमेशन, एफर्ट प्रिडिक्शन में यूज होता है इसका।
सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस में अब देखते हैं कोकोमो मॉडल। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। ये डेफिनेशन क्या है इसकी? एल्गोरिथमिक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल टू एस्टिमेट एफर्ट टाइम कॉस्ट बेस्ड ऑन एलओसी। एलओसी के बेस पे ही इसमें निकाला जाता है, बट एक फॉर्मूला होता है एफर्ट का, एफर्ट निकालने का, वो होता है ए इंटू में के एलओसी उसकी पावर बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एफर्ट निकालने का, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना एफर्ट लगा वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इंटरमीडिएट कोकोमो, एक ये तो बेसिक कोकोमो आता है। इंटरमीडिएट कोकोमो कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट पर्सनल एट्रीब्यूट्स। डिटेल कोकोमो मॉडल में इंक्लूड होता है फेज वाइज एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर फेज में कितना कितना एफर्ट लग रहा है वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट एस्टिमेशन। डिसएडवांटेज क्या है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है हिस्टोरिकल डेटा पे और एलओसी पे, ठीक है। तो ये थे कुछ मैट्रिसेस। अब इसके इस तरह से पूछा जाए अगर एलओसी क्या होता है, ये सिंपल साइज मेजर है, सिंपली हमको मतलब लाइंस के बेस पे हम साइज को मेजर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के कोड बेस्ड होती है ये, ठीक है। एफपी फंक्शनल पॉइंट क्या होते हैं? फंक्शनली बेस्ड होते हैं, यूजर पर्सपेक्टिव, ठीक है। कोकोमो मॉडल एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है एलओसी को यूज करके, ठीक है। नाउ अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टाइप्स। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स, इंप्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट। तो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं ना, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ही है कि हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर दिया, उसके बाद हम करेक्ट कर रहे हैं फॉल्ट्स को, इंप्रूव कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, कुछ अपडेट्स लाके, अडेप्ट टू चेंज एनवायरनमेंट, यानी कि नए एनवायरनमेंट में उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ और नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सॉफ्टवेयर टाइप्स क्या है? पहला आता है करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? इट फिक्सेस बग्स और एरर्स। ये क्या करता है? बग्स और एरर्स को फिक्स करने के ऊपर जोर देता है, ठीक है। इट फिक्सेस बग्स एंड एरर्स डिस्कवर्ड आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद अगर हमें कुछ बग्स और एरर्स आ जाते हैं तो हम उसको फिक्स करते हैं। पर्पस क्या है? इट इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क्स एज इंटेंडेड। सॉफ्टवेयर वैसा ही काम करे जैसे हमने सोचा था। एग्जांपल फिक्सिंग ए लॉगिंग फेलियर ड्यू टू कोड एरर। कोड एरर की वजह से अगर कोई लॉगिंग फेलियर आ रहा है तो उसको फिक्स करो। अडेप्टिव मेंटेनेंस कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो नए एनवायरनमेंट में भी काम कर पाए प्रॉपर्ली, तो उसके लिए होता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। यानी कि सो फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, तो वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल पाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अडेप्टिव मेंटेनेंस लाते हैं। इट मॉडिफाई सॉफ्टवेयर टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। पर्पस क्या है? कीप सॉफ्टवेयर कंपैटिबल विद न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंजेस। एग्जाम्पल अपडेटिंग अ वेब एप्लीकेशन टू वर्क विद न्यू वेब ब्राउजर वर्जन, ठीक है। तो वो वेब एप्लीकेशन नए वेब ब्राउजर पे भी चल पाए, तो उसके लिए हमने क्या किया? सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया, उसको अपडेट किया। ये होता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? इनहेंसेस एग्जिस्टिंग फीचर्स। एग्जिस्टिंग फीचर्स को ही इनहेंस करो और ऐड करो नई फंक्शनैलिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी, ठीक है। परफॉर्मेंस पर्पस क्या है इसका? इम्प्रूव एफिशिएंसी, यूजर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एग्जांपल जैसे एडिंग सर्च फिल्टर्स टू एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट पे वैसे हमें सारी की सारी आइटम्स हमें वैसे दिख रही थी, ठीक है, ऐसे शो हो रही थी सारी की सारी आइटम्स, ठीक है। अब इतनी सारी लिस्ट को देखना और एक एक हम फिल्टरिंग फीचर दे देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस इतनी बड़ी लिस्ट में से हमें अपने आइटम फाइंड आउट करनी है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि मेक चेंजेस टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। फ्यूचर प्रॉब्लम ना है उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ मेंटेनेंस अगर हमने की तो वो होती है परफेक्टिव मेंटेनेंस। रिड्यूस सॉफ्टवेयर सिस्टम डिग्रेडेशन। पर्पस क्या है? इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी। एग्जांपल रीफैक्टरिंग कोड टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब दोबारा देखिए इनके कीवर्ड्स क्या है? करेक्टिव के हैं बग फिक्स करना, अडेप्टिव के एनवायरमेंटल चेंजेस, परफेक्टिव में इंप्रूव करना फीचर्स को और परफॉर्मेंस को, प्रिवेंटिव के अंदर अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये याद रखने सारे के सारे कीवर्ड जो मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आते हैं कि बग फिक्सेस के लिए कौन सी मेंटेनेंस टाइप यूज होती है, अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए कौन सी मेंटेनेंस टाइप यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या क्या आते हैं ये देखिए। करेक्टनेस, करेक्टनेस मींस कि डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशंस, यानी कि ये क्या होता है? इसके अंदर आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यानी कि करेक्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर, मेरा प्रोग्राम जो प्रोड्यूस हो रहा है करेक्ट आउटपुट आनी चाहिए उसकी, ठीक है, हर इनपुट का करेक्ट आउटपुट आना चाहिए। करेक्टनेस में ये आता है। डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मींस कि जैसे कि एटीएम सिस्टम वर्क्स 24/7 विदाउट क्रैशिंग, तो वो हो गया रिलायबिलिटी। एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली विदाउट फेलियर ओवर टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है फास्ट रिस्पॉन्स, ऑप्टिमाइज और मेमोरी यूसेज, कि जैसे ही यूजर ने क्वेरी दी वो फास्टली रिस्पॉन्ड करे और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो वो होता है एफिशिएंसी। यूज ऑफ
सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करे प्रॉपरली, सीपीयू, मेमोरी, बैंडविड्थ, इन सबको इफेक्टिवली यूज करे। ठीक है। मेंटेनेबिलिटी मीन्स की क्लियर मॉड्यूलर कोड मेक्स अपडेट इजी, कि हमारा जो मॉड्यूलर कोड है वो अपडेटेड रहता रहे, यानी कि अपडेशन हम प्रोवाइड करते रहे। इजी ऑफ मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर, हम जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसको इजी हम मॉडिफाई भी कर पाए, ये नहीं हो कि सॉफ्टवेयर बनाया उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, इजी टू मॉडिफाई हो, ताकि हम लेटर ऑन अगर डिलीवरी के बाद भी कुछ बग फिक्स करने हो, इम्प्रूव उसकी परफॉर्मेंस करनी हो, ठीक है, अडेप्ट टू चेंजेस, तो वो सब हम कर पाए। यूजेबिलिटी क्या होती है? यूजेबिलिटी होती है इजी, ईज विद विच एंड यूजर्स कैन ऑपरेट द सिस्टम, कितने इजीली एंड यूजर उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, यानी कि इंट्यूटिव इंटरफेस, इजी नेविगेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से मतलब कि इजीली एक सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहा है एंड यूजर्स। ठीक है, तो ये यूजेबिलिटी आता है। नेक्स्ट आता है सीएमएम, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल्स। इसमें हम देखते हैं सीएमएम इवेलुएट्स द मैच्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किस लेवल पे है। ठीक है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। जैसे इनिशियल लेवल आती है, अगर हमारे लिए वेरियस लेवल्स हैं किसी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इनिशियल लेवल यानी कि प्रोसेसेस आर अनप्रिडिक्टेबल, कि जस्ट उसका स्टार्टिंग फेज पे ही है वो सॉफ्टवेयर, यानी कि उसने अभी बनाना स्टार्ट ही किया है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जस्ट बनना ही शुरू हुआ है, वो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, प्रोसेसेस भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, पुअरली कंट्रोल्ड है, कोई प्रॉपर नो फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये है इनिशियल फेज पे। ठीक है, इनिशियल लेवल पे है वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अगर कोई सॉफ्टवेयर है अगर वो रिपीटेबल इस लेवल पे है, तो इसका मतलब कि क्या है कि उसको बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस एस्टेब्लिश, कि वो क्या है, वो ऐसे इसी तरह का सॉफ्टवेयर पहले भी बना चुका है। ठीक है, तो पास्ट सक्सेसेस कैन बी रिपीटेड, जो पास्ट सक्सेस यानी कि जो उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ है, जो उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ है उसके बेस पे वो अपना करंटली नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो वो है रिपीटेबल लेवल पे। डिफाइंड लेवल क्या होता है? डिफाइंड लेवल है प्रोसेसेस आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, उसमें हमने वेल डॉक्यूमेंटेशन की है। ठीक है, उस तब क्या है, अगर हमने वेल डॉक्यूमेंटेशन की है, ठीक है, और उसको नॉलेज भी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड फेज पे है, डिफाइंड लेवल पे है। मैनेज यानी कि जो प्रोसेसेस हमने वेल डिफाइंड कर दी हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अगर वो डिफाइन कर दी हैं, कुछ रूल्स बना दिए हैं, उसके ऊपर ही काम कर रहा है, तो वो मैनेज लेवल पे है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोसेसेस आर मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी। ऑप्टिमाइजिंग मींस फोकस ऑन कंटीन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि फ्यूचर यानी मेंटेनेंस। ऑप्टिमाइजेशन मींस कि फोकस हो कंटीन्यूअस प्रोसेस को इंप्रूव करता रहे, वो अपडेशंस लाता रहे, डिफेक्ट को प्रिवेंट करे, उस सब के ऊपर भी फोकस कर रहा है, तो वो ऑप्टिमाइजिंग लेवल पे है। तो ये सारे के सारे फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आजकल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, सीएमएम की आपकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसके लेवल्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।